नेक्स्ट अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो सबसे बताएंगे जो ग्लोबुलर हीम प्रोटीन्स होती हैं ना, ये ऐसी प्रोटीन होती है, मतलब हीम प्रोटीन है, इनके अंदर कोई ना कोई हीम प्रेजेंट होगा एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बताएंगे जो हीम होती क्या चीज़ है। तो हीम के बारे में बताएंगे जिसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके पास एक पोरोफायरिन रिंग होती है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। कौन सी फॉर्म में? फेरस फॉर्म में। ठीक है, अब इस आयरन का क्या काम होता है? आयरन ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके मेन 4 जो बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3 और साथ में 4, ये 4 बॉन्ड किसके साथ बना रहा होता है हमारे पास? नाइट्रोजन के साथ। और जो 2 एडिशनल बॉन्ड होते हैं ना, एक उनमें से हिस्टीडीन के साथ बनाएगा और एक चीज़ जो इसने आयरन को ऑक्सीजन को कैरी करना है ना, तो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो आपको हीम के स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए कि मतलब इसके पास सेंट्रली आयरन होता है, 4 उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने, 2 आयरन उसने बनाने हिस्टीडीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मायोग्लोबिन क्या चीज़ है। मायोग्लोबिन हमारे पास ये भी हीम प्रोटीन है। ठीक है, ऑक्सीजन रिजर्वर है स्केलेटल मसल के अंदर और ऑक्सीजन को कैरी भी कर रही होती है। ठीक है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसके बाद बताएंगे अल्फा हेलिकल, इसके 2-3 प्रॉपर्टीज़, मतलब पहली प्रॉपर्टी बताएंगे कि एक अल्फा हेलिकल कंटेंट होता है इसके अंदर, मतलब ये हेलिक्स की फॉर्म में होती है, लाइक जिगजैग फैशन में ना। उसके बाद बताएंगे मतलब कम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है, मतलब तकरीबन 80% जो चेन होती है ना फोल्डेड होती है 8 स्ट्रेचेज की फॉर्म में। आपको 8 स्ट्रेचेज बताता हूँ। लाइक सबसे पहले अगर हम काउंट करना ए, उसका बी सी डी ई एफ जी एच, तकरीबन मतलब ए से लेके एच तक ये मतलब हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होती है। और इससे टर्मिनेट करवाने के मतलब एच के आगे से रोका क्या है ना, टर्मिनेट करवाया गया। तो वो कौन टर्मिनेट करवा रहा है? वो प्रोलीन एक अमीनो एसिड होता है, वो इसे यहाँ पे करवा रहा होता है टर्मिनेट। ठीक है, उस 5 ठीक है, बस तकरीबन यही याद रखना है। और उसके बाद बताएंगे कि ये लूप्स आपके में स्टेबलाइज होंगे हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स के जरिए। ठीक है, अब पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड की बात बताएंगे। जो हमारे पास इंटीरियर होता है ना, मतलब अंदर की तरफ हमारे पास कौन से अमीनो एसिड है? नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मतलब क्लोजली टुगेदर पैक कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए। लेकिन जो पोलर अमीनो एसिड होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ पे होंगे? सरफेस पे होंगे और साथ में वो आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। लाइक देखें, ये हमारे पास चेन है ना, इसके अंदर की तरफ इंटीरियर की तरफ क्या प्रेजेंट है? नॉन पोलर अमीनो एसिड। लेकिन जब इसकी सरफेस की बात करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पोलर अमीनो एसिड है, वो आपस में कैसे मिले हुए हैं? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। अब बाइंडिंग ऑफ हीम ग्रुप बताएंगे कैसे। हीम जो प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है ना ऑफ द मायोग्लोबिन मोलिक्यूल साइट इन, आगे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, अब एक होता है हमारे पास F8 कंपोनेंट, मतलब जो आपके पास एक पूरा मोलिक्यूल है ना मायोग्लोबिन का। ठीक है, इसके पास आपको मैंने बताया था नोटेबल एक्सेप्शन और 2 हिस्टीडीन मोलिक्यूल होते हैं। एक होता है F8, एक होता है E7। ठीक है, वन ऑफ द 2 हिस्टीडीन जो मोलिक्यूल यहाँ पे लगे होते हैं ना, यहाँ पे वो बताया था कि मायोग्लोबिन के अंदर 2 लगते हैं ना, तो वन ऑफ द मतलब वन का नाम होगा प्रोक्सिमल हिस्टीडीन जिसको हम F8 कहते हैं। ये डायरेक्ट बाइंड करेगा आयरन के साथ, मतलब देखिए कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल F8 है, वो डायरेक्ट आयरन के साथ बाइंड कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा वाला होता है ना, हमारे पास हिस्टीडीन F7 E7 बल्कि, ये नो डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता। ये वो है ना F7 E7, ये डायरेक्ट आयरन के साथ नहीं बाइंड करता। मतलब अगर आपके पास MCQ आ जाए तो कि हमारे पास कौन सा ऐसा हिस्टीडीन है जो हमारे पास डायरेक्टली बाइंड करेगा, तो आप F8 के बारे में बताएंगे। लेकिन कौन सा ऐसा हिस्टीडीन रेजिड्यू है जो कि ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करवाएगा? ये डायरेक्ट पहले बाइंड करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ E7 वाला, देन बाइंड करेगा मतलब इस आयरन के साथ। तो आपने बताया जब भी स्टेबलाइजिंग की बात करेंगे ऑक्सीजन की तो E7 आ जाएगा, लेकिन जब भी मेरे पास बाइंडिंग की बात आ जाएगी तो हम कह देंगे डायरेक्ट बाइंडिंग में जो प्रोक्सिमली स्टेडिन होता है ना, वो आता है F8। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे जो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो बताएंगे जो हीमोग्लोबिन है तकरीबन सारे आरबीसी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। मेन काम इसका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है ना, तकरीबन उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी कैसे होती है? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के जरिए। हर जो चेन होती है ना, लाइक अल्फा जो ईच चेन होती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड हाइड्रो, मतलब जो हर चेन होती है ना तकरीबन उसके पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और हीम बाइंडिंग एक पॉकेट होती है जैसा कि मायोग्लोबिन के अंदर होती है। उसके बाद बताएंगे जो टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना मोर कम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर में एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन। देखिए ना, ये तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर आपके पास है, लेकिन जब भी आप बात करेंगे ना हीमोग्लोबिन की तो आपके पास कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बताएंगे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटॉन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह को। उस ये भी बताएंगे कि हीमोग्लोबिन आर रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ, तकरीबन एलोस्टेरिक इफेक्ट होते हैं कुछ, वो आगे का टॉपिक है कि कौन से एलोस्टेरिक इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे पास बाइंडिंग वगैरह को रेगुलेट करवा रहे होते हैं।
अब इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो हम बताएंगे जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है ना, हीमोग्लोबिन जो टेट्रामर होता है ना, वो आपस में किस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। टू, हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ा है ना पिछले वाले चैप्टर में, तो आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया। टू आइडेंटिकल डायमर्स होते हैं, ए बीटा 1 और अल्फा बीटा 2 होते हैं, ठीक है। आपको इनका थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि टू पोलर चेन होती हैं, वो ईच डायमर आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए। आपको सारा पढ़ाने के जरिए ना, मतलब जस्ट दो चीज़ें बताता हूँ। एक होती है हीमोग्लोबिन टाउट फॉर्म में पड़ी होती है, एक होती है हीमोग्लोबिन आर फॉर्म में, रिलैक्स फॉर्म में पड़ी होती है, ठीक है। टाउट ये है, लेकिन टाउट अगर हीमोग्लोबिन होगी ना, तो उनके दरमियान में क्या होंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, कौन सी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, काफ़ी लाइक 1 2 3 4 5 यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं कि अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2 डायमर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज प्रेजेंट है। तो ये टाउट फॉर्म होती है। टाउट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं बहुत काफ़ी, और ये स्टेबल फॉर्म होती है टाउट वाली ना, काफ़ी स्टेबल फॉर्म होती है। और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब फिर जब ये इतनी स्टेबल है, फोर्सेज काफ़ी हाईली फोर्सेज है ना, तो फिर कोई भी ऑक्सीजन वगैरह आके यहाँ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि सारी की सारी मतलब उन्होंने फोर्सेज आपस में बाइंड होने के लिए लगा दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिलैक्स फॉर्म की या आर फॉर्म की बात करेंगे, तो हम बताएंगे ये अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2 डायमर होते हैं ना, इनके दरमियान मतलब वीकर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, और वो इजीली ब्रोकन हो जाते हैं जब भी ऑक्सीजन आती है। मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आकर डायरेक्ट बाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे लाइक देखें, वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब फोर्सेज वीक है। तो जब भी ऑक्सीजन आएगी ना, वो फिर वो मतलब बाइंड कर जाएगी इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा था मैं पहले आपको, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो तकरीबन कुछ खास नहीं है। ताकि जो मल्टीपल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट के अंदर, वो मैंने बता दिया हुआ है। टी फॉर्म में बताएंगे, टाउट फॉर्म होती है, बता दिया था। उनके अंदर तकरीबन जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और तकरीबन बताएंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और जो आयरन होता है ना, वो तकरीबन अंदर तक घुसा होता है यहाँ पे। तो आयरन के साथ ही बाइंड होता है ना ऑक्सीजन, जब आयरन अंदर की तरफ घुसा होगा, मतलब तो फिर हम कहेंगे कि कोई चीज़ नहीं बाइंड करेगी। और टी फॉर्म की हम कहेंगे ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कम बाइंड कर सकती है एज कम्पेयर टू जो आर फॉर्म होती है ना, ये मतलब रिलैक्स फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि जो 2 अल्फा बीटा डायमर्स होंगे ना, उनके अंदर फ्रीली मूवमेंट, मतलब देखिए यहाँ पे आयरन की मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे अब आयरन फ्री मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास वो फोर्सेस कम वीकर है ना। तो जो आयरन पुल करेगा, आयरन मतलब हीम जो होगी वो पुल करेगी आयरन को मोर डायरेक्टली इनटू द प्लेन, वो बाइक तरफ लेके आएगी। देन हमारे पास ऑक्सीजन वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। आयरन आल्सो लिंक टू द प्रोक्सिमल स्नैप 8 के साथ आयरन बाइंड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, गोल्ड ग्लोबिन चेन, तकरीबन जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बोल के बता दिया ना। आप अगर दोनों के डिफरेंस के अंदर मेन आता होता है एसिको के अंदर, तो आप बताएंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन बाइंड कैसे करती है। तो मायोग्लोबिन जो होती है ना, हमारे पास कैन बाइंड ओनली 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, और यहाँ तकरीबन 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं। मायोग्लोबिन के साथ 1, हीमोग्लोबिन के साथ 4, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि तकरीबन जो 1 एट ईच टाइम, मतलब वो बता दिया। अब यहाँ पे बताना है ऑक्सीजन एसोसिएशन कब या क्यू आ जाता होता है, ठीक है। आपने बताना है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है ना, मेजर्ड एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे ना मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की मतलब ऑक्सीजन एसोसिएशन कब फाइंड करते हैं कि कैसे कितना बाइंड कर सकती है डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो हम बताएंगे जो कब होगी ना मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की, वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस शो करिए, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मायोग्लोबिन होती है ना, इसकी अफिनिटी हमेशा ऑक्सीजन के साथ हाई अफिनिटी है, मतलब अफिनिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना हीमोग्लोबिन की, उसकी अफिनिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ इसकी एफिनिटी बढ़ेगी, वो कैसी, वो कोऑपरेटिविटी है, वो मैं आपको बात बताऊंगा। बस आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स करने के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि ये आपके पास 2 कर्व हैं, ये मायोग्लोबिन की कर्व है और हीमोग्लोबिन की कर्व है। हमने जब पार्शियल प्रेशर 50 तक ऑब्टेन करना है ना, तो हम बताएंगे कि तकरीबन जब भी मतलब यहाँ पे 1 प्रेशर हुआ है, तो देखिए मायोग्लोबिन के कितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ मतलब ऑक्सीजन बाइंड कर गया मायोग्लोबिन के साथ ना। ये आपने याद रखना है कि मायोग्लोबिन के साथ जल्दी बाइंड कर गया। लेकिन जो होती है ना, तकरीबन 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन को, कि वो बाइंड करवाए। मतलब इसकी कर्व अगर दोनों की देखें ना, यहाँ पे कर्व, तो यहाँ पे सिग्मोइडल कर्व आ जाएगी, और दूसरी पैराबोलिक क्या है, तो हाइपरबोलिक कर्व आ जाएगी। लेकिन देखिए हाइपरबोलिक कर्व है मायोग्लोबिन की, ये हाइपरबोलिक कर्व आपको बस गिवन है, ठीक है। उसके मतलब ये है कि मतलब ये इजीली जल्दी बाइंड कर जाएगी ऑक्सीजन इसके साथ। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इसकी कर्व है सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। अब बताएंगे जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, मतलब देखें जब ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल था, जब भी इसके साथ एक ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है ना, तो फिर क्या होगा कि ये दूसरे ऑक्सीजन को कहेगा कि आप जल्दी से यहाँ पे आकर बाइंड कर जाए। मतलब ये कोऑपरेट करेगा कि ताकि दूसरे भी यहाँ पे बाइंड करें। लाइक कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो होती है ना ऑक्सीजन की, हम बताएंगे कि तकरीबन जो 4 सब यूनिट हीमोग्लोबिन के साथ, तो बाइंडिंग के साथ क्या होगा कि इंक्रीज कर देंगे एफिनिटी के, मोर से मोर जो ऑक्सीजन वगैरह है ना, वो यहाँ पे आके बाइंड करे। तो वो इसे कहते हैं ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये बताएंगे तकरीबन एलोस्टेरिक इफेक्टर। अब एलोस्टेरिक इफेक्टर ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग डिपेंड कर रही होती है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिवर्सली बाइंड करना होता है ना, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो यहाँ पे बाइंड कर सकें, ठीक है। पहला तो बताएंगे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रही होगी, pH ऑफ द इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है पार्शियल प्रेशर
ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड कर रही होगी। और लास्ट पे 2,3-BPG मतलब 2,3-बिसफोस्फोग्लिसरेट जो कि ना तकरीबन ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ये चारों मतलब जब भी आपके पास ऐसी को आता है ना कि व्हाट आर दी एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, तो आपने इन चारों के नाम बता देना है, ठीक है। अब बारी-बारी करके इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। लाइक पहला हमने PO2 पढ़ा था ना, ऑक्सीजन के बारे में बताएँगे कि जो नेट इफेक्ट होता है ना ऑफ दिस कोऑपरेटिविटी एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर दी लास्ट। देखें, अब मैंने बताया था ना कि वक़्त के साथ-साथ जो जब भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है ना, मतलब एक बाइंड हुआ है, तो वो एक कहेगा कि दूसरा आके बाइंड करे, फिर दूसरा कहेगा तीसरा आके बाइंड करे, तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिविटी हो रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोऑपरेटिविटी वगैरह कल चल रही होगी ना, तो इसके नतीजे में क्या होगी, जो मतलब लास्ट वाला होगा ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा होगा, उसकी एफिनिटी तकरीबन मतलब जो देखिए लास्ट पे लगा है ना, लास्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एफिनिटी 300 टाइम्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मॉलिक्यूल। मतलब ये पहले नंबर पे लगा था ना, फर्स्ट लगा था, और जो लगते गए तकरीबन जो 300 वाला होगा ना, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, इसकी एफिनिटी कम होगी फर्स्ट वाले से, ठीक है। उसके बताएंगे लोडिंग और अनलोडिंग। एक चीज़ याद रखनी है, देखें लोडिंग का मतलब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लग गई, और अनलोडिंग है मतलब वो उतर गया। देखें जब हमारे पास क्या होता है कि आमतौर पे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं ना, टिश्यूज़ के अंदर कम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास ये बॉडी के टिश्यूज़ है ना, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो क्या होगा जब भी हीमोग्लोबिन आएगी ना, तो वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। मतलब जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करवा लेगी और ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज करवा देगी। मतलब हीमोग्लोबिन था ना, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लाया जल्दी जल्दी से, लंग्स के से आई ऑक्सीजन। अब जब यहाँ पे टिश्यूज़ के पास आई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम थी, तो इसने जल्दी से ऑक्सीजन इसे दे दी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसने अपने साथ बाइंड करवा लिया। इसी तरह मतलब जब लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उतर जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी लंग्स के अंदर जाके, ताकि उसे हम बाहर निकाल सकें, और ऑक्सीजन लंग्स से वापस आ जाएगी हमारे पास बॉडी के टिश्यूज़ के पास। यहाँ पे ये लोडिंग और अनलोडिंग आपके पास लिखा गया। और सिग्मोइडल कर्व की सिग्निफिकेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि जो सिग्मोइडल कर्व होती है ना, कर्व होती है, वो परमिट कर रही होती है, देखें वो परमिट करती है हीमोग्लोबिन को, क्योंकि वो मोर ऑक्सीजन को कैरी कर सके एफिशिएंटली, ठीक है, टू दिस साइड जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। ये सिग्मोइडल कर्व की सिग्निफिकेंस आपने याद रखनी है। लेकिन देखिए जो हाइपरबोलिक ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व होती है ना, वो कुड नॉट अचीव द सेम डिग्री ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो जिनके पास देखें यहाँ पे मायोग्लोबिन थी ना, इसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, इसकी हाइपरबोलिक कर्व थी, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा चाहे जितनी भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बाइंड करवा सकेगी जितनी हीमोग्लोबिन करवा सकती है। अब बोहर इफेक्ट के बारे में बताएंगे। देखें जब भी हमारे पास pH कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो क्या होगा हमारे पास, बोथ रिजल्ट करेंगे डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कम ऑक्सीजन बाइंड हो, ये दो काम चीज़ें कह रही होंगी। मतलब जब pH कम होगी या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ये दोनों फेवर करेंगे कि ऑक्सीजन बाइंड ना करे, ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट करवाएंगे ये, और टी फॉर्म मतलब जो टाउट फॉर्म है ना, कि ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं करती, उसे स्टेबलाइज करवाएं। तो उसके बाद बताएंगे जो दिस चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग इज कॉल्ड द बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। उसके बताना जो सोर्स ऑफ प्रोटोन एंड द लोअर पी, ठीक है। अब पहले ऑक्सीजन का इफेक्ट पढ़ लिया, अब हम pH का इफेक्ट पढ़े हैं कि जो मैं वो बता रही, जो हमारे पास बहुत हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमारे पास क्या हैं, एज ए एसिड काम करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास एक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ ना। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी और बाइकार्बोनेट बना देगी, उसके बाद ये डाइसोसिएट करके बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर की तरफ ना। तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा हमारे पास। उसके बाद आपने याद रखना है जो हाइड्रोजन हमारे पास बन गया आ गया ना हमारे पास, वो pH को कम करवा देगा, और जैसे जैसे हमारे पास pH बढ़ती जाएगी, मतलब देखिए लोअरिंग द pH, द डिफरेंशियल pH जो ग्रेडियंट होता है ना, हायर pH के दरमियान और लोअर pH के दरमियान। मतलब जो हायर pH होती है ना, वो लोडिंग को मतलब कि ऑक्सीजन बाइंड कर फेवर कर रही होती है। जो लो pH होगी ना, वो फेवर करेगी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो लग गई है ना हीमोग्लोबिन के साथ, वो उतर जाए, ठीक है। उसके साथ बताना कि मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट तकरीबन एक रीड दे इतना खास नहीं है, तो बताएंगे जो बोहर इफेक्ट होता है ना, वो तकरीबन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं बाइंड हुई होती, उसकी प्रोटोन के साथ मतलब एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ रखनी है कि इंक्रीज जब होगी ना कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, तो हमारे पास शिफ्ट जो ये हमारे पास डाइसोसिएशन कर्व होती है ना, वो राइट के तरफ जाएगी, मतलब ठीक है। और सर जब इंक्रीज़ होगी ना ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो लेफ़्ट की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो हमारे पास जो ये कर्व है ना, वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। लेकिन जब हमारे पास ये प्रोटॉन ज़्यादा है, तो या एसिड ज़्यादा है, तो वो राइट की तरफ मूव करेगी। ये pH के दरमियान आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड चीज़ आती थी 2,3-BPG का इफेक्ट क्या ऑक्सीजन की एफिनिटी के ऊपर। तो बताना जो 2,3-BPG होता है ना, इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है ऑक्सीजन की बाइंडिंग का। इसमें बताना है कि देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो 2,3-BPG होती है ना, वो मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से आ रहा होता है, ठीक है। 2,3-BPG क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ। ये फेवर करेगा कि ऑक्सीजन ना ही बाइंड करे इसके साथ ना, हीमोग्लोबिन के साथ।
इसके बाद बताएंगे जो हमारे पास 2,3-BPG की बाइंडिंग साइड क्या है, तो हम बताएंगे जो 1 मॉलिक्यूल होता है ना 2,3-BPG का, वो बाइंड करेगा। मतलब ये देखिए 2,3-BPG है ना, इन दोनों के दरमियान जो एक पॉकेट एरिया था ना, खाली एरिया, 2,3-BPG यहाँ पे आके जब बाइंड कर जाएगा ना, तो वो फिर क्या करेगा, हमारे पास अपनी तरफ मूवमेंट कराएगा सेवरल पॉजिटिवली चार्ज आयन की। जब वो आएंगे ना, फिर हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, जब इतने, ठीक है, दिस पॉकेट कंटेन, इसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, साथ में आयनिक बॉन्ड्स जो ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, साथ में नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास फेवर करते हैं कि कोई हमारे पास आके ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड ना करे, खुद यहाँ पे आके जो आके बाइंड कर गया। ये ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नैरोज दी पॉकेट, मतलब जब ऑक्सीजनेशन एंड काज, ठीक है, जब हम देखें 2,3-BPG बाइंड करेगी तो ऑक्सीजन ने बाइंड नहीं करना यहाँ पे, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा करवा देंगे ना, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे जाके बाइंड करेगी और 2,3-BPG यहाँ से ली जाएगी। इस लाइन का ये मकसद है यहाँ पे। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है ना, हीमोग्लोबिन फ्रॉम, देखिए ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके से 2,3-BPG उतरी है अभी उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के लिए, ये चीज़ याद रखनी है। और जब 2,3-BPG प्रेजेंट होती है ना, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन से, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। 2,3-BPG के लेवल किस में, लाइक हाइपोक्सिया होगा या एनीमिया होगा ना, तो 2,3-BPG आमतौर पर मिलता है ना, ग्लाइकोलाइसिस से आ रहे होते हैं लेकिन जब क्या होता है, हमारे पास कोई हाइपोक्सिया होता है या COPD होती है या वैसे एम्फीसीमा हो जाता है, तो इनके अंदर क्या होता है, PO2 का कम लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर लेवल होते हैं 2,3-BPG के, वो बढ़ जाते हैं। क्रोनिक एनीमिया, इन सब बीमारियों के अंदर ना 2,3-BPG इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जब 2,3-BPG इंक्रीज़ कर जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, लोअर दी ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब वो ऑक्सीजन एफिनिटी कम कर देगा। मतलब देखिए, जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी कम हो जाएगी तो वो ईजिली अनलोड हो जाएगी, ईजिली टिश्यूज़ को मिल जाएगी, तो अनलोडिंग बढ़ जाएगी कैपिलरीज़ के पास। जब वो, मतलब देखें, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल था, इसके पास जब 2,3-BPG ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये फेवर करेगा ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड ना करे, वो ऑक्सीजन उतरे इसके साथ जो लगी हुई है, ठीक है। 2,3 देखें, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं ना, देखें जब ट्रांसफ्यूज़ करवा लेते हैं ब्लड, तो उसके अंदर तकरीबन जो 2,3-BPG की अमाउंट होती है ना, वो कम होने लग जाती है। तकरीबन 6 से 24 घंटे के अंदर तकरीबन उसके 2,3-BPG बहुत कम हो जाती है। जब 2,3-BPG बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, तो क्या होता है कि अब उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जो भी, जब वो ट्रांसफ्यूज़ करवाएंगे ना, देखें जब ये वाला ब्लड जिसके अंदर 2,3-BPG कम है, जब वो हम दे देंगे ना उस बंदे के अंदर जिसके अंदर 2,3-BPG कम है, वो ब्लड, वो वाला ब्लड, मतलब जो ब्लड बैग है ना, उसके अंदर 2,3-BPG कम था, वो वाला जब ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ किया ना किसी बंदे को, तो उसमें अंदर क्या होगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगी। कैसे कि जब ये वाला ब्लड उस बंदे के अंदर जाएगा ना, वो जाके सारी की सारी जो बॉडी की होती है ना, ऑक्सीजन के साथ खुद बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जब वो सारी की सारी ऑक्सीजन खुद बाइंड कर जाएगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वो मिलेगी नहीं उसे, और उस इंसान को तकरीबन मरने का खदशा रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ना, तो तकरीबन 6 से 24 घंटे वेट कर लेते हैं, ताकि उसकी बॉडी के अंदर 2,3-BPG कम ना हो, ठीक है। CO2 बाइंडिंग में बताएंगे, सम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तकरीबन जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना, वो कार्बामेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था हीमोग्लोबिन के साथ, याद रखिएगा ये भी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो T फॉर्म को स्टेबलाइज करती है, और जब ये कम होगी ना, तो कम से कम होगी, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली खुद ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, वो तकरीबन बहुत ज़ोर से लग जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। जब ये बहुत ज़्यादा खुद लग जाएगी ना, तो ये फेवर करेगी तकरीबन, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करेगी ना आके हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये फेवर करेगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करे, ठीक है। ये फेवर ज़रूर करेगी कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करें, लेकिन जो जब ये ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से लग जाएगी तो उसे उतरने नहीं देगी अपने आप से ना। देखिए इसकी कर्व तो ये हमेशा लेफ्ट पे शिफ्ट करवा देगी, लेकिन आपको बताऊँ ईच मिनट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हम ले लेंगे, क्योंकि बंदा मतलब जिसने इनहेल कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी ना, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी आके बाइंड करने लगेगी। अब ऑक्सीजन बाइंड तो जल्दी करेगी, लेकिन उसे उतरने में मसला होगा, वो उतरेगी नहीं ऑक्सीजन ना, तो इसलिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं इसे। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट तकरीबन कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने आपको उर्दू में सारा बता दिया है, तो तकरीबन सारा यही था। जो नाइट्रिक ऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैरिड हो रही होती है, जो कि वेजोडाइलेटर है तकरीबन, ये भी आप इतना ही याद रखें इसके बारे में। उसके बाद माइनर हीमोग्लोबिन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है HB, ये तो मेजर हीमोग्लोबिन होती है ना, ये आपने टेबल खुद याद करना है एक बार ना, इसकी वैल्यूज़ और तकरीबन याद रखना है, इसकी चेन कैसे बनती है और तकरीबन इनकी बॉडी के अंदर वैल्यू क्या कितनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फीटस होता है उसके अंदर तकरीबन कौन सी होती है फीटस के अंदर प्रेजेंट, तो तकरीबन 60% HbF प्रेजेंट होती है, अल्फा टू गामा टू जिसके अंदर होती है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। फर्स्ट मंथ के अंदर क्या कहाँ से बन रही होगी फीटल हीमोग्लोबिन, वो बन रही होगी उसके अंदर, उसे कहते
कहते हैं एच बी हीमोग्लोबिन गोवर 1। ये फर्स्ट मंथ के अंदर बच्चे के अंदर होती है। इसके अंदर 2 एप्सिलॉन चेन होती हैं, 2 जीटा चेन होती हैं, ठीक है। 5th वीक ऑफ गेस्टेशन मतलब मदर के पेट के अंदर जब 5 माह का बेबी होता है ना, फीटस होता है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन एफ बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कहाँ से? लीवर से, बोन मैरो वगैरह से, ठीक है। और एच बी ए की सेंस स्टार्ट होती है, बोन मैरो से बनेगी, और तकरीबन 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन जो अल्फा है ना, मेन हीमोग्लोबिन, वो स्टार्ट हो जाती है बनना। अब जो एच बी एफ होती है ना, वो आम फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ना एच बी एफ की ऑक्सीजन के साथ बड़ी हाई एफिनिटी होती है, ठीक है। लेकिन 2,3 बी पी जी के साथ इसकी एफिनिटी हमेशा कम ही होती है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि जो हमारे पास होती है ना एच बी एफ, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज माइनस नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से वो 2,3 बी पी जी के साथ ना बाइंड तो कर जाता है। हम बताएंगे जो 2,3 बी पी जी होती है ना, वह सर्व टू रिड्यूस ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ दी, मतलब जो 2,3 बी पी जी होती है ना, आमतौर पे तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही होती है, करवा रही होती है। द वीकर इंट्रैक्शन विद द 2,3 बी पी जी, एच बी एफ होती है ना, उसकी एफिनिटी इसके साथ 2,3 बी पी जी के साथ कम होती है। इसकी वजह से हायर ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब देखें जो फ्यूटल हीमोग्लोबिन थी उसकी टी 2,3 बी पी जी के साथ एफिनिटी बहुत कम थी, ठीक है। जब इसकी एफिनिटी कम है ना, तो वो ईजिली बाइंड कर सकेगा, हायर एफिनिटी होगी एच बी एफ की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, ठीक है। तो एच बी एफ जो वो ईजिली मतलब कार्य होती है कि फेवर कार्य होती है कि जो भी मैक्सिमम है ना हमारे पास ऑक्सीजन, वो यहाँ पे आके बाइंड कर दिए। हीमोग्लोबिन जो A2 होती है ना, वो माइनर हीमोग्लोबिन होती है। एडल्ट जो अडल्ट होते हैं ना, उनके तकरीबन माइनर हीमोग्लोबिन ये 2% प्रेजेंट होती है। HbA1c तकरीबन जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, देखिए HbA होती है यहाँ नॉर्मल, जब इसके अंदर ग्लूकोज ऐड होगा तकरीबन उसका HbA1c होता है। और ये हमारे पास टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट भी होता है जिनके अंदर शुगर होती है, जिन पेशेंट के अंदर डायबिटीज़, तो उनमें हम ये करवाते हैं कि ये टेस्ट HbA1c का करवा लेते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसके अंदर शुगर है, ठीक है। तो बताएंगे इसकी ग्लाइकेशन होती है, मैंने ग्लूकोज ऐड हो जाता है, ठीक है। जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है ना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की, वो HbA1c होती है, ठीक है। वो बाइंड काम करती होती है एन टर्मिनल विलाइन, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ पे बाइंड करेगा? टाइप टू द माइनोसोड ऑफ द एन टर्मिनल वेलिन ऑफ द बीटा, मतलब बीटा जो चेन है उसके अंदर जो एन टर्मिनल होता है ना, उसके वेलिन के साथ जाके ग्लूकोज बाइंड कर देगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इसका टेस्ट करवा लेते हैं, असेसिंग दी एवरेज ब्लड ग्लूकोज को असेस करना हो ना, तो हम ये टेस्ट करवा लेते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे एक होती है अल्फा जीन, तो अल्फा चेन होती है ना और बीटा चेन होती है। एक होती है अल्फा जीन फैमिली, एक होती है बीटा जीन फैमिली। जो अल्फा जीन फैमिली होती है ना, वो कोड कर रही होती है अल्फा ग्लोबिन के लिए, बीटा वाली बीटा जो चेन होती है बीटा जीन के लिए कर रही होती है, ठीक है। अब जो अल्फा चेन होती है ना, उसके अंदर हम बताएंगे ये फॉर्मेशन अल्फा और बीटा, देखें एक चीज़ रखें, 2 सेपरेट जीन, देखें अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन के 2 सेपरेट जीन होते हैं, ठीक है। जो अल्फा जीन होता है तकरीबन उसके पास 16 तकरीबन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद बताएंगे इसके बाद कंटेन ग्लोबुलिन लाइक जीन, और कोई खास चीज़ नहीं यहाँ पे। और बीटा जीन के बताएंगे तकरीबन इसका क्रोमोसोम 11 के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे तकरीबन ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ये खाली ये 2 आप पॉइंट्स कर लें और तकरीबन यहाँ से कुछ नहीं करना। अब ना हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब हीमोग्लोबिन के ख़राब होने से क्या क्या मसले बनते हैं तो हम बताएंगे। तो एक तो होता है मतलब आमतौर पे जब भी हीमोग्लोबिन SC एक डिजीज़ हो जाती है ना, ठीक है। बल्कि आपको इससे पहले आपको चीज़ बताऊँ कि जब भी हीमोग्लोबिनोपैथी होती है ना, उसमें हम कहना है कि सिकल सेल एनीमिया पहली हीमोग्लोबिन के अंदर जब मसला आएगा ना कोई भी, तो हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि इसके अंदर मतलब मेन चीज़ हो रही होती है कि आमतौर पर जो हीमोग्लोबिन A होती है ना, उसके अंदर मतलब पोजीशन जो 6 होती है ना, वहाँ पे लगा होता है हमारे पास ग्लूटामेट। देखें आम ग्लूटामेट लगा होता है 6 पोजीशन के ऊपर, लेकिन उससे जब वैलिन आगे रिप्लेस कर देगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिकल हीमोग्लोबिन बन जाएगी। इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होती है, आरबीसी की मोर्फोलॉजी चेंज होती है, आर्म बाइकन केव शेप होते हैं ना, तो वो चेंज होकर सिकल लाइक हो जाएंगे, हाफ मून लाइक बन जाएंगे आरबीसी ना। सिकलिंग इंक्रीज हो जाएगी तकरीबन यहाँ से याद में। सिकल सेल एनीमिया में हम क्या करेंगे कि अब हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। जब भी आपको सिनेरियो देंगे ना कि पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद, मतलब उसके बारे में बताएंगे सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन है, उसे क्राइसिस होते हैं, पेन होती है, हीमोलिटिक एनीमिया, उसके अंदर देखें आरबीसी की शेप खराब हो जाएगी, तो उसने तो टूटना है, हीमोलाइसिस हो जाएगी आरबीसी की। इसके अंदर चेस्ट सिंड्रोम होगा, ठीक है, स्प्लीन उसकी इनलार्ज हो जाएगी, रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा। और ये सारा कुछ उन लोगों को आ रहा होगा, मतलब एक जब मदर से भी ख़राब जीन आ जाए, फादर से भी ख़राब जीन आए, तब वो होगा होमोजाइगस। और जो हेट्रोजाइगस अगर मेल है ना, तो उसके अंदर एक ही अगर फीमेल से जीन आ जाए ना ख़राब, तो उसके अंदर मसला बन जाएगा, ठीक है। इसमें बताएंगे मसला क्या हो रहा होता है कि 2 म्यूटेड जो बीटा चेंज होती है, इसमें अंदर ग्लूटामेट चेंज हो जाएगा वेलिन से, ठीक है। 6 पोजीशन के ऊपर ये आपके पास गिवन भी है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि द रिजल्ट जब ये एक्सचेंज हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पोलर जो ग्लूटामेट होगा ना, वो चेंज हो जाएगा वेलिन के साथ। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी बॉडी के अंदर, मतलब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे ना हीमोग्लोबिन की, तो हम बताएंगे कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोस करना है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। डायग्नोसिस टेस्ट अक्सर पूछ लेते होंगे, व्हाट आर द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर दी, कि हमारे पास
सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं। सिकलिंग एंड टिश्यू अनोक्सिया, मतलब जब रिप्लेसमेंट होगा ना ग्लूटामेट के वैलिन के साथ, तो उसके साथ ना आरबीसी की सिकलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर होंगे जिनके ऊपर सिकलिंग डिपेंड कर रही होगी? ऑक्सीजन कम हो जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, पीएच कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, ये फैक्टर हैं जिनकी वजह से सिकलिंग आरबीसी की बढ़ जाएगी। सिकल मतलब वो ज़्यादा शेप सिकल होने लग जाएंगे, ठीक है। जब एक चीज़ यहाँ बताता हूँ, जब हमारे पास ऑक्सीजन टेंशन कम होती है ना, तो एच पोली देखिए, अब सिकल सेल एनीमिया में हमें मसला क्या बना होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है ना, तो ये सिकल जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थी, तो ये आपस में क्या करने लग जाती है हमारे पास, पॉलीमराइज। देखें, जब ये पॉलीमराइज होंगे ना, तो हमारे पास ऐसे ऐसे कि मतलब एक डिफरेंट शेप सिकल शेप आरबीसी बना देंगी। जब वो सिकल शेप आरबीसी सर्कुलेशन में जाएंगे, तो वो सर्कुलेशन को ब्लॉक करवा देंगे, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उससे अनोक्सिया हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और वहाँ पे स्कीमिया या पेन वगैरह होने लग जाएगी। तो अपनी ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम एनाल्जेसिक दे देंगे, उसे एंटीबायोटिक थेरेपी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे में लिखा हुआ है इन्फेक्शन है, तो हम उसे एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करवा देंगे, ठीक है। उसे फीटल ऑक्लूजन है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर खून की कमी होगी हुई है, तो हम उससे ट्रांसफ्यूजन दे देंगे, ठीक है। उस जब ट्रांसफ्यूजन देंगे तो हम चिलेट्स वगैरह देंगे, ताकि आयरन, जब उसके अंदर आयरन भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब देखिए उसके अंदर अपना भी आयरन प्रेजेंट था हीमोग्लोबिन के अंदर, जो कि ख़राब ही चाहे थी, लेकिन जब उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन हो जाएगा। तो आयरन को कम करने के लिए चिलेटर्स दे देंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर कैंसरस प्रोडक्शन हो रही है, तो हम उससे क्या करेंगे, एंटी ट्यूमर ड्रग दे देंगे, ठीक है। और आखिरी काम जो हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब जहाँ से मतलब जेनेटिकली इशू आ रहा है ना, तो हम जेनेटिक्स को ठीक करें। हम बताएंगे कि जो पॉसिबल मतलब एडवांटेजेस क्या हैं जिसके बंदे को सिकल सेल एनीमिया होगा ना। तो देखिए, आमतौर पे तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है तकरीबन 120 डेज़ का होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, जिन बंदों को मतलब है ना ये मतलब मसला सिकल सेल एनीमिया का, उनके अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन हो जाएगा 20 टू 30 डेज़ का, ठीक है। अब उन बंदों, लेकिन देखिए जिस बंदे के अंदर आम हम में ना, तो हमारे अंदर जो भी मलेरिया वगैरह आएगा ना, पैरासाइट, वो अपना पूरा एक लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है हमारे अंदर 120 डेज़ का, तो हमें इजीली मलेरिया हो जाएगा। लेकिन उनके अंदर तो आरबीसी का लाइफ स्पैन मतलब तकरीबन 20 से 30 दिन के अंदर आरबीसी टूट जाएंगे। तो हम बताएंगे कि तकरीबन उनके अंदर वो उन्हें ये एडवांटेज होगा कि उन्हें कभी भी हमारे मलेरिया वगैरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बताना, ठीक है। एक होती है हीमोग्लोबिन सी डिजीज, इसमें बताएंगे जो वहाँ पे हमने पढ़ा ना, ग्लूटामेट चेंज हो रहा होता है, ग्लूटामेट की जगह पे लग रहा होता है वैलिन। यहाँ पे हम बताएंगे ग्लूटामेट की जगह पे हमारे पास क्या लग रहा होगा, ग्लूटामेट की जगह पे यहाँ पे लाइसिन आके लग जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी रेयर होती है। एक होती है मतलब HBS और HC डिजीज, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ग्लूटामेट की जगह पे एस और सी मतलब वैलिन और लाइसिन दोनों आके लगे होते हैं। इनके अंदर कोई पेनफुल क्राइसिस बहुत कम होते हैं, यही याद रखना है। मैथ हीमोग्लोबिन पैथीज में याद रखना है कि देखिए, आमतौर पे हीम जो आयरन होता है ना, वो फेरिक फॉर्म में फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन किसी भी ड्रग्स वगैरह की वजह से, या कोई और नाइट्रेट की वजह से, या कोई और डिफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो फेरिक फॉर्म होती है ना, वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम कहेंगे मैथ हीमोग्लोबिन पैथीज। ये कोई इंजाइम लाइक एनएडीएच साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास ये इंजाइम का काम होता है कि जो फेरिस फॉर्म होती है ना, फेरिक फॉर्म, इसे फेरिस में कन्वर्ट करना होता है। जब ये नहीं होगा, तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, तो हमारे पास फेरिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, तो हमें मसला होगा, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि इन लोगों के अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास कि जो बीटा चेन होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन M आने लग जाती है प्रोडक्शन, ठीक है। मसला आता है ना, मतलब उनके एंजाइम के अंदर, या ये आपके पास एनएडीएच रिडक्टेज का मसला आ रहा होता है, जो कन्वर्ट कराता है हमारे पास फेरिक फॉर्म को, मैथ हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन के अंदर। इनके अंदर मतलब डायग्नोसिस क्या होगा, इनके अंदर चॉकलेट साइनोसिस हो जाएगी, ठीक है। ब्लू कलराइजेशन हो जाएगी स्किन की, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह की, ठीक है। और डार्क कलर मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होगी। इनके अंदर और क्या होगा, मतलब सिम्टम्स रिलेटेड टू डिग्री ऑफ कोमा होगा, डेथ हो सकती है। मतलब देखिए, ऑक्सीजन के साथ इस जो मैथ हीमोग्लोबिन होती है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी बहुत कम होती है। तो जब भी मैथ हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी ना, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही मिलेगी, तो कोमा डेथ वगैरह इजीली हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम मिथाइलिन ब्लू दे देंगे, और हमारे पास इजीली हम ना दे सकते हैं, जो कि कन्वर्ट करवाती है फेरिक फॉर्म में, फेरिस फॉर्म कन्वर्ट करवा देती है। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर कोई हेरिडिटरी मसला होता है, जिसके अंदर सेंसिस कम हो रही होती है, या तो अल्फा चेन की सेंसिस कम हो रही होती है, या हमारे पास बीटा चेन की सेंसिस कम हो रही होती है। सिंगल जीन डिसऑर्डर है जिसके अंदर अल्फा या बीटा चेन की सेंसिस कम हो रही होती है। थैलेसीमिया के अंदर जो सेंसिस होती है ना, इधर अल्फा और बीटा चेन वो डिफेक्टिव होती है, ठीक है। थैलेसीमिया होता है काज बाय कोई म्यूटेशन हो जाए, या कोई डिलीशन हो जाएगी पूरे इंटायर जीन की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्लोबिन चेन बहुत कम होगी, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे बीटा थैलेसीमिया होता है अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया बताएंगे ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। इसके अंदर जो अल्फा चेन बनी होगी वो नॉर्मल होंगी, लेकिन जो बीटा चेन होगी वो बन ही नहीं रही होंगी, ठीक है। अब इनके अंदर हम बताएंगे कि इंक्रीज इन अल्फा टू ये HbA2 ज़्यादा हो जाता है,
एफ ज़्यादा हो जाती है, मतलब डायग्नोसिस होगा ना बीटा थैलेसीमिया का, तो हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसके बताएंगे जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है ना, इसे हम कहते हैं कोलीज अनीमिया, ठीक है। अगर हमारे पास बोथ जीन्स आर डिफेक्टिव, मतलब अगर दोनों के दोनों जीन हमारे पास ख़राब है ना, जो बीटा चेन को बना रहे होते हैं, मतलब आमतौर पर तो बीटा चेन के लिए जो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम 11 पे होता है, तो बीटा चेन की जो जीन्स होती हैं वो 2 होती हैं। अगर वो दोनों की दोनों डिफेक्टिव जीन है ना, तो हम कह देंगे ये कोलीज अनीमिया या बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। लेकिन अगर बीटा थैलेसीमिया किसी और वजह से हो रहा है ना, तो मतलब जो इनके ऐसे लोग जिनके अंदर बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, उनके अंदर डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया होता है ना, वो तकरीबन बर्थ से हमें पता होता है, ठीक है। स्केलेटल चेंजेस उनके अंदर आने लग जाती हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस, मतलब आमतौर पे तो बोन्स की मेडुलरी कैविटीज के अंदर बन रही होती है ना आरबीसी वगैरह, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोएसिस स्टार्ट हो जाएगी। उनके अंदर हम क्या देंगे, हर देखिए थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ना हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी के ना, उन्हें ब्लड लगता रहता है। तो हम याद रखेंगे जब ब्लड लगेगा, आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो चिलेटिंग एजेंट्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इनके अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, इसके अंदर अल्फा चेन की जो सेंसिस होती है ना, वो डिक्रीज़ होती है या कम हो जाती है या मुकम्मल तौर पे एब्सेंट हो जाती है, जिसके अंदर क्या मतलब रिजल्ट होगी म्यूटेशन की वजह से मसला बन रहा होगा, ठीक है। अल्फा जीन के अब 4 कॉपीज़ हैं, यहाँ पे 2 कॉपीज़ थी, यहाँ पे 4 कॉपीज़ थी। अब 4 कॉपीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो अल्फा चेन की 4 कॉपी होती है ना, यहाँ पे सारा पढ़ने की बजाय आप यही लिख लें कि अगर एक कॉपी के अंदर मसला आ रहा है ना, वो बंदा साइलेंट कैरियर होगा, उसकी कोई फिजिकल मसला नहीं आ रहा होगा। अगर 2 अलील के अंदर, मतलब 2 वो जो बता रहा हूँ अलील, 4 अलील है ना, अगर एक के अंदर मसला आ रहा था तो साइलेंट कैरियर बंदे को कोई मसला नहीं होगा। अगर 2 अलील के अंदर आ रहा है ना, तो मतलब उसके अंदर खाली ट्रेट होगी, उससे मसला कोई भी नहीं होगा। जब 3 अलील ख़राब हो जाएंगे तो हम कहेंगे इसे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ है, ठीक है। उसके अंदर हीमोलिटिक अनीमिया होगा उस बंदे के अंदर, ठीक है। उसको बताएंगे एक होता है जो 4, अगर चारों की चारों जो अलील हैं वो ख़राब हो गई है ना हमारे पास, तो उसके अंदर बैरेट डिजीज़ हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बैरेट डिजीज़। ये 4 डिजीज़ वजह याद रखनी है कि अगर एक के अंदर अलील के अंदर मसला हो, 2 के अंदर, 3 के अंदर या 4 के अंदर मसला हो, तो इसके अंदर हम याद करेंगे हाइड्रोफिटाइलिस हो जाएगा उस बच्चे के अंदर। ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। के अंदर अगर हमारे पास 3 चेन ख़राब हो जाए तो हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ हो जाती है, 4 ख़राब हो तो बैरेट डिजीज़ हो जाती है, ये आपको लिखा हुआ है, तो आपने एक बार रीड कर लेना है। इस चैप्टर में से आपने यही करना है।